नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन के उपविषय परिवार के बारे में। इस चर्चा में हम परिवार का अर्थ, परिवार की सामान्य विशेषताएं व विभिन्न आधारों पर परिवार के प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग परिवार में रहते हैं। परिवार संसार की एक सार्वभौमिक संस्था मानी जाती है, अर्थात संसार के सभी समाजों में परिवार किसी न किसी स्वरूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने एकल परिवार व संयुक्त परिवार के बारे में पहले ही सुन रखा होगा। कक्षा 11 में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आप परिवार की अवधारणा से भी कुछ पूर्व परिचय रखते होंगे। प्यारे बच्चों, हम में से हर कोई व्यक्ति किसी न किसी परिवार में उत्पन्न हुआ है और अधिकांश लोग अपने परिवार में अनेकों वर्ष बिताते हैं। वह परिवार से गहरा लगाव महसूस करते हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सहोदर भाई बहनों, चाचा चाचियों व अन्य रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जबकि बाकी लोगों के बारे में हम ऐसा महसूस नहीं करते, या जब हम बाकी लोगों के साथ होते हैं तो ऐसा महसूस नहीं करते। एक और तो हम दूसरे लोगों के हस्तक्षेप के ऊपर बुरा महसूस करते हैं, लेकिन जब कोई अपना या कोई परिवार का बड़ा व्यक्ति हमें हमारी किसी भूल या गलती पर टोकता है तो हमें उतना बुरा नहीं लगता और हमारी भूल सुधारने का एक अवसर के रूप में हम उसे देखते हैं। जब हम परिवार से या अपने पारिवारिक सदस्यों से दूर रहते हैं तो हम उन्हें बहुत अधिक उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। बहुत अधिक हम उन्हें मिस करते हैं और अप्रसन्न रहने लग जाते हैं। परिवार गहरे स्नेह एवं देखभाल का स्थान हो सकता है, किंतु एक दूसरा पहलू यह भी है कि यह कटु संघर्षों, अन्याय और हिंसा का स्थान भी हो सकता है। परिवार और नातेदारी में मादा शिशुओं की हत्या, संपत्ति के लिए भाइयों के बीच में हिंसापूर्वक विवाद और घिनौने कानूनी विवाद भी इसका एक हिस्सा हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि इसका दूसरा स्वरूप प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा और देखभाल की कहानियों के रूप में भी आता है। तो परिवार के बारे में यदि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो उसके लिए हमें परिवार का अर्थ जान लेना बड़ा ज़रूरी होगा, जो कि परिवार का समाजशास्त्रीय अर्थ है। प्यारे बच्चों, परिवार शब्द जो है हिंदी का अंग्रेजी शब्द जो है फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द की यदि मैं बात करूं तो जो फैमिली शब्द है वो कहाँ से आया है? फैमिली शब्द प्यारे बच्चों लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जरूर ध्यान रखें, एक अंक का प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है। तो परिवार शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है और फैमुलस शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है परिवार के लिए। इसका अर्थ एक ऐसे समूह के रूप में किया जाता है जिस समूह में माता पिता,
बच्चे, नौकर और दास शामिल होते हैं। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिभाषा या इसका यह अर्थ बताना वर्तमान समय में सही नहीं है। देखा जाए तो परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना नितांत आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक का ही अभाव है तो हम उसे परिवार के स्थान पे गृहस्थ या हाउस होल्ड कहना ही पसंद करेंगे, अर्थात इन पति पत्नी और बच्चों में से किसी एक की उपस्थिति में हम उसको अनुपस्थिति में उसको हम परिवार नहीं कह सकते, गृहस्थ कहेंगे। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ है, किंतु सभी गृहस्थ जो है वो परिवार नहीं हैं। विभिन्न विद्वानों ने परिवार के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाओं का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। मैकाइवर और पेज परिवार की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चे के जन्म और लालन पालन की व्यवस्था करता है। मैकाइवर और पेज की दी गई इस परिभाषा से ये बात स्पष्ट होती है कि परिवार एक ऐसे स्थायी संगठन का नाम है जहां पति पत्नी के रूप में विवाहित पुरुष और स्त्री यौन संबंधों से संतान उत्पन्न कर उसका लालन पालन करते हैं। मर्डॉक ने भी परिवार पर काफ़ी अध्ययन किया है और परिवार नामक संस्था को इन्होंने बारीकी से स्टडी किया है, बारीकी से उसका अध्ययन किया है। इन्होंने परिवार पे बहुत कुछ लिखा है। मर्डॉक कहते हैं कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण जो है वो सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। अर्थात मर्डॉक ने परिवार के 3 मुख्य चरित्र या गुण बताए हैं, जिसमें से सामान्य निवास अर्थात कोई भी परिवार है वो एक जगह रहता है, आर्थिक सहयोग करता है प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का, और जनन होता है। इसमें 2 लिंगों के बालिग लोग शामिल होते हैं और कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। तो मर्डॉक जो है वो 3 आधार पे इसकी व्याख्या करते हैं। यदि किंग्सले डेविस की बात करें तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, तो जिसमें ब्लड रिलेशन होता है। इलियट और मेरिल कहते हैं कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो इलियट और मेरिल की परिभाषा को मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। इलियट एवं मेरिल विद्वान का नाम है। इलियट और मेरिल कहते हैं कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। यानी कि इलियट और मेरिल जो है वो परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई मानते हैं। लेकिन एक बात इन्होंने भी खास कही है जिस पे गौर करने लायक है कि उसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। तो इलियट और मेरिल भी इन्हीं बातों पे बात करते हैं। आकबर्न और निमकाफ कहते हैं कि परिवार थोड़ा बहुत स्थायी समूह है जिसमें बच्चों सहित या बच्चों रहित पति पत्नी या एक स्त्री और एक पुरुष अकेले ही रहते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिवार एक समूह, एक संगठन और एक सामाजिक संस्था है। प्रत्येक परिवार में समाज के एक संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पक्ष स्पष्ट होते हैं। मूल रूप में पति पत्नी तथा बच्चों से परिवार की संरचना होती है। इस प्रकार से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 संबंध विद्यमान होते हैं। प्रथम पति पत्नी का संबंध, दूसरा वैवाहिक संबंध, माता पिता एवं बच्चों के संबंध और भाई बहनों के संबंध जो है वो परिवार में होते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टि से यदि हम परिवार की बात करें तो परिवार कुछ मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, जैसे कि यौन संबंधों को नियमित करना,
संतान उत्पत्ति करना, परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंध करके इन प्रकारों की पूर्ति करते हैं। तो परिवार की परिभाषा और अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार जो है उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इसकी विशेषता जो बताई है वो ये है कि उनका एक सामान्य या साझा आवास होता है, आर्थिक सहयोग की उनमें भावना होती है और वो एक विशेष प्रकार के रक्त संबंधों से बंधे होते हैं। तो परिवार की इन परिभाषाओं की यदि हम बात करते हैं तो हमें परिवार का समाजशास्त्रीय अर्थ जो है वो समझ में आ जाता है। हालांकि परिवार जो है वो हम सब के लिए एक बड़ी परिचित इकाई है। परिवार के प्रकारों की यदि मैं बात करूं तो यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रश्न भी कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो परिवार के विभिन्न आधारों पे प्रकार हो सकते हैं, जैसे निवास के आधार पे, उत्तराधिकार के आधार पर, विवाह के आधार पर और आकार और संगठन के आधार पे। तो हम बारी बारी से इनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकारों की हम बात करते हैं। तो जो है निवास स्थान के आधार पे, निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। तो निवास स्थान का जो आधार है कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है वो उस आधार पे है। तो इसमें एक परिवार है जिसको हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। पितृस्थानीय परिवार वो परिवार होता है प्यारे बच्चों जिसमें एक व्यक्ति विवाह के बाद जब पत्नी अपने पति और पति के माता पिता के साथ रहने लग जाती है या वर के माता पिता के साथ वर के घर में रहने लग जाती है तो उसको हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं, मुसलमानों, भील, खड़िया और कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा पाई जाती है। लगभग समस्त उत्तर भारत में, हरियाणा में और अधिकांश आधुनिक समाज में यही नियम प्रचलित है। अर्थात ये इस प्रकार का परिवार है जो हम सामान्यतः देखते हैं कि जब एक लड़की अपने पिता का घर छोड़ करके विवाहित होकर के अपने पति के घर में जा कर के उसके माता पिता के साथ बस जाती है तो वो पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। इसमें दूसरा जो परिवार है वो है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार। तो मातृस्थानीय परिवार जो है प्यारे बच्चों, ये परिभाषिक दृष्टि से हम देखें तो पितृस्थानीय परिवार का बिल्कुल विपरीत है। मातृस्थानीय परिवार में विवाह के पश्चात जो लड़का है वो अपनी पत्नी के परिवार में जाकर के बस जाता है। अर्थात जो वर है वो वधू के परिवार या वधू के माता पिता के साथ उन्हीं के घर में जब जाके रहने लग जाता है तो ऐसे परिवारों को मातृस्थानीय परिवारों की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार के परिवार जो खासी, गारो और मालाबार के नायरों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जनजातीय जो है उनमें, जनजातियों में इस तरह के परिवार है वो पाए जाते हैं। तीसरा है इसमें नव स्थानीय परिवार। नव स्थानीय परिवार नियो लोकल फैमिली कहते हैं अंग्रेजी में। नव स्थानीय परिवार जो है वह मातृस्थानीय परिवार और पितृस्थानीय परिवार के बीच की व्यवस्था है। यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू न तो वर के परिवार में जा कर के रहने लग जाते हैं और न ही वधू के परिवार में जाकर रहने लग जाते हैं, अपितु वे अपने लिए एक नए घर का निर्माण करते हैं, एक नए स्थान पर अलग घर बना करके रहते हैं। इसे नव स्थानीय परिवार है वो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्थान के आधार पे एक अलग प्रकार का परिवार भी है जो आपने नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं मामा स्थानीय परिवार।
तो ये बहुत जो चीज़ें हैं वो अपने नाम से स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि नव स्थानीय है तो नया स्थान पे जैसे उनकी विशेषता होती है। मामा स्थानीय है तो स्वाभाविक रूप से जो है जो वर पक्ष है या जो लड़का है वो अपने मामा के पास रह जाता है। इसमें नव विवाहित दंपति जो है वो पति की माँ के भाई अर्थात वर के मामा के परिवार में जा कर के रहने लग जाते हैं। टोम्ब्रियांडा द्वीपवासी जो थे, टोम्ब्रियांडा एक आइसलैंड है, वहाँ पे जो है निवासी है वो जो है वहाँ पे जो भांजा है वो अपनी पत्नी सहित अपने मामा के घर पे रहता है। तो यहाँ यदि हम बात करते हैं स्थान के आधार पे तो हमने 4 प्रकार के जो परिवार हैं वो देखे हैं और चारों प्रकार के परिवार जो है वो स्थान के आधार पे हमने किए थे। अब आगे हम जो है वो उत्तराधिकार के आधार पे कुछ परिवारों की भी बात करेंगे। तो अभी हम उत्तराधिकार के आधार पे परिवारों की बात करने वाले हैं कि उत्तराधिकार के आधार पे कौन कौन से परिवार हमारे हो सकते हैं। तो ये लगभग मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें भ्रम की स्थिति थोड़ी रहती है, तो थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान से अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है हमें। तो उत्तराधिकार के आधार की यदि हम बात करें तो कई प्रकार के हैं परिवार, हमारे 2 प्रकार के हैं। तो उत्तराधिकार के आधार पर परिवार, तो इसमें है आपका एक पितृमार्गी परिवार, और दूसरा मातृमार्गी परिवार। मातृमार्गी परिवार। तो यहाँ हम इस पे जब चर्चा करते हैं उत्तराधिकार के आधार पे, तो पितृमार्गी जो परिवार की यदि हम बात करते हैं तो पितृमार्गी परिवार में जो है सामाजिक और पारिवारिक पद, उपाधियां, संपत्ति आदि पर पिता का ही पूर्ण अधिकार होता है और उसकी मृत्यु के उपरांत यह उत्तराधिकार पुत्र को मिल जाता है। भारत में हिंदू परिवार जो है वो पितृमार्गी परिवार हैं। खड़िया, भील आदि जनजातियों में भी ऐसे ही परिवार है वो पाए जाते हैं। तो पितृमार्गी परिवार में जो है वो जैसे हम कह सकते हैं यदि शॉर्ट में बात करें तो पिता का पूर्ण अधिकार होता है किसी भी उपाधि पद नाम पे, पिता का ज़्यादा अधिकार होता है। पारिवारिक पद, उपाधि, संपत्ति पर पिता का अधिकार होता है और पिता की मृत्यु के बाद ये अधिकार जो है वो पुत्र को मिल जाता है। मातृमार्गी परिवार की यदि हम बात करें तो इस परिवार में संपत्ति के आधार के जो संबंध है वो निश्चित होते हैं। पिता से पुत्र को कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होती। परिवार में माता या माता का भाई या बहन का लड़का अर्थात भांजा संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। भारत की खासी, गारो आदि जनजातियों में जो है वो मातृमार्गी परिवार कहलाते हैं, अर्थात उन संबंधियों का अधिकार अधिक होता है जिनका संबंध स्त्री से होता है, जैसे बहन का लड़का, भांजा या मामा। तो इसमें जो है वो मामा या जो भांजा होता है उसका पूर्ण अधिकार है वो होता है, तो इसमें पिता का अधिकार है वो नहीं होता। तो मातृमार्गी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि माता से या स्त्री से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं या संबंधी होते हैं उनका अधिकार है वो संपत्ति में ज़्यादा होता है। तो ये जनजातियों में जो है वो पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करें तो वंश के आधार पर भी परिवार के कुछ भेद होते हैं। तो वंश के आधार पे है या वंश परंपरा के आधार पे जो बात करते हैं, वंश के आधार पर परिवार। तो वंश के आधार पे यदि हम परिवार की बात करते हैं तो वंश के आधार पे जो परिवार है उसमें पितृनामी परिवार है, मातृनामी परिवार है। आप इस वीडियो को पॉज करके और ये लिख भी सकते हैं बीच में। तो मातृनामी परिवार है
इसके अतिरिक्त यहाँ पे उभयवाही परिवार है, और जो है वो द्विनामी परिवार है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वंश के आधार पे जो है वो 4 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो परिवार के बारे में आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 4 हमने स्थान के आधार पे परिवारों की बात की, 2 हमने उत्तराधिकार के आधार पे परिवारों की बात की, वंश परंपरा के आधार पे भी हम परिवार की बात कर रहे हैं। पितृनामी परिवार जो है वो पितृवंशीय परिवार भी इनको कहते हैं। इसमें जो वंश परंपरा है वो पिता के नाम के आगे चलती है। बच्चे जो है वो पिता के कुल या वंश से समझे जाते हैं, माता के वंश से नहीं। तो पितृनामी परिवार जो है इसमें जो वंश परंपरा है वो पिता के नाम से होती है, पिता के नाम से, और जो पिता का ही वो गोत्र या कुल प्रयोग करते हैं। जैसे कि उत्तर भारत के अंदर आप देख पाते हैं, हरियाणा के समाज में आप देख पाते हैं, ठीक है, स्त्री का जो गोत्र है वो विवाह के बाद आमतौर पे उसका सरनेम है वो चेंज हो जाता है, हालांकि कानूनन ऐसा आवश्यक नहीं है। मातृनामी परिवार की यदि हम बात करें तो इनको हम मातृवंशीय परिवार भी कह सकते हैं, पितृनामी परिवार को हम पितृवंशीय परिवार भी कह सकते हैं। तो ये पितृवंशीय परिवार से बिल्कुल उल्टा है। इसमें वंश परंपरा जो है वो माता के नाम पे चलती है और परिवार जो है वो माता के आधार पे चलता है। बच्चे जो है वो पिता के वंश के नहीं बल्कि माता के वंश से समझे जाते हैं। और तो यहाँ ये बिल्कुल मातृनामी परिवार जो है उसको हम कह सकते हैं कि जो वंश परंपरा है वहाँ पे वंश परंपरा है वो माता के नाम से चलती है। तो पितृवंशीय मैंने आपको बताया कि अधिकांश उत्तर भारत के अंदर खासतौर से हरियाणा में पितृवंशीय या पितृनामी परिवार है। और मातृवंशियों की यदि हम बात करें तो मातृवंशीय जो परिवार है वो कहाँ पाए जाते हैं, कई बार इस तरह का भी एक आधा प्रश्न आ जाता है, वो है मालाबार के नायरों में। तो मालाबार के जो नायर हैं तो वहाँ नायर जनजाति के जो लोग हैं मालाबार में, वहाँ वंश परंपरा है वो माता के नाम से चलती है। इसके बाद में उभयवाही परिवारों की यदि बात करें तो कुछ परिवारों में वंश परंपरा जो है वंशानुगत संबंधों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सभी निकट संबंधियों पर समान रूप से आधारित होते हैं। ऐसे समाज में पैतृक और मातृक दोनों वंश परंपराएं साथ साथ चलती है। इसके अतिरिक्त उभयवाही जो परिवार होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि उसमें व्यक्ति अपने दादा दादी और नाना नानी चारों संबंधियों का समान रूप से संबंध है वो रखता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उभयवाही जो परिवार है उसमें जो पिता और प्लस माता, जो दोनों प्रकार के जो संबंधी हैं, दोनों के माता से जो संबंधी है, पिता से संबंधी कौन है, 2 पिता से संबंधी है दादा और दादी, और माता से 2 मुख्य संबंधी हैं हमारे, वो है नाना और नानी। तो नाना नानी दादा दादी, यानी कि कहने का मेरा जो अभिप्राय है वो कि जो यहाँ उभयवाही परिवार के जो बच्चे होते हैं इसमें कोई विशेष एक सख्त कानून नहीं होता कोई भी वंश परंपरा को फॉलो करने का कि वो पिता के वंश से ही फॉलो किया जाएगा या माता के वंश से फॉलो किया जाएगा। तो दादा दादी जो है वो पिता के और नाना नानी जो है, तो तमाम इन संबंधों को सभी बच्चे जो समान रूप से लेकर के चलते हैं इसमें। तो ये उभयवाही परिवार होते हैं कि जो नए मातृनामी होते हैं और नए ही वो पितृनामी होते हैं। जब द्विनामी परिवार की हम बात करते हैं तो ऐसे जो परिवार में व्यक्ति का जो संबंध है वो एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रहता है और 2 अन्य संबंधी जो है वो दादी और नाना से नहीं। यह भी उभयवाही परिवार का ही एक रूप है। तो इसमें द्विनामी के अंदर जो है, द्विनामी परिवार के अंदर जो है आपका जो बच्चे का संबंध है वो दादा और नानी से संबंध रहता है। तो पिता पक्ष की तरफ से दादा से और मातृ पक्ष की तरफ से नानी से, यहाँ से इनका संबंध है वो से संबंध इनका होता है। तो दादी और नाना से संबंध है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि जो है
दादी और नाना, इनसे नहीं होता है संबंध। और संबंध होता किससे? दादा और नानी से संबंध होता है, दादी और नाना से संबंध है वो नहीं होता है। ये जो है वो द्विनामी परिवार की यदि हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के कुछ और प्रकार हैं, कुछ और जो है आधार, उसकी यदि हम बात करें तो विवाह के आधार पे भी जो है वो परिवार की बात हम करते हैं। कई बार परीक्षा में आ जाता है ये। तो विवाह के भी प्रकारों के बारे में आपने कक्षा 11 में ज़रूर इसके बारे में चर्चा करी होगी, कक्षा 11 में आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो है विस्तार से कक्षा 11 में नहीं, कक्षा 12 में ही जो है वो इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो हम थोड़ा सा इस पर भी ये भी बात करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। तो विवाह के आधार पे परिवार के रूप, तो विवाह के आधार पे परिवार के रूप, विवाह के आधार पर परिवार, तो ये जो है वो किस प्रकार के परिवार हैं वो विवाह के आधार पे होते हैं। इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो जो हम बात करते हैं एक विवाही परिवार, मोनोगेमस फैमिलीज बोलते हैं इनको। दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं बहुविवाही परिवार, तो पॉलीगेमस बोलते हैं इनको। तो बहुविवाही परिवार और एक विवाही जो परिवार है इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, एक विवाही परिवार जो है वो संसार में सर्वाधिक प्रचलित परिवार का रूप है। जब एक पुरुष या एक स्त्री के द्वारा विवाह करके परिवार का निर्माण किया जाता है तो ऐसे परिवार को हम एक विवाही परिवार कहते हैं। इन परिवार में कोई भी पुरुष एक जीवन साथी के होते हुए दूसरे से विवाह नहीं कर सकता। ऐसे संबंध स्त्रियों पर भी ऐसे नियम है वो लागू होते हैं। हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख परिवार जो है अधिकांश इसी श्रेणी में आते हैं। अर्थात जब एक पुरुष एक स्त्री से या एक स्त्री जो है वो एक पुरुष से विवाह करके जिस परिवार की स्थापना करते हैं वो एक विवाही परिवार है। अधिकांश आधुनिक समाज में एक विवाही परिवार का ही रूप है वो पाया जाता है। ये परिवार का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। और बहुविवाही परिवार की यदि हम बात करें तो जब एक स्त्री या एक पुरुष जो है वो एक से अधिक पुरुष या स्त्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, एक से अधिक विवाह करके फिर परिवार का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के विवाहों से उत्पन्न परिवार को बहुविवाही परिवार है वो कहा जाता है। और बहुविवाही जो परिवार है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम उसकी बात करें तो जो है बहुविवाही है वो भी इनके आगे फिर 3 भाग होते हैं। तो बहुविवाही के अंदर एक होता है बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाही परिवार। दूसरे की यदि हम बात करें तो जो है वो है बहुपति विवाही परिवार। और यदि हम तीसरे इसके बहुविवाही परिवार की यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका समूह विवाही परिवार। तो यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये विवाह के प्रकार भी होते हैं इनसे मिलते जुलते हैं, जिसमें बहुपत्नी विवाह होता है, बहुपति विवाह होता है या समूह विवाह होता है। यहाँ हम इससे आगे परिवार की यदि हम बात करते हैं, बहुपत्नी जब एक व्यक्ति के एक से अधिक पत्नियां होती है या जब व्यक्ति जो है वो एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है और उन के साथ एक परिवार में रहता है, तो ऐसा जो परिवार है उसको बहुपत्नी विवाही परिवार है वो कहा जाता है। आमतौर पे जो मुस्लिम है या मुस्लिम पुरुषों को ये अधिकार है कि वो एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। और लेकिन हिंदुओं में जो ये प्रथा है वो समाप्त होती जा रही है, ये कानून है वो समाप्त हो गया है, कानूनन ये जायज़ नहीं है। हालांकि इस तरह के अपवाद है वो कहीं कहीं हिंदू समाज में भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह के विवाह प्राय
मुसलमानों में है वो देखे जाते हैं। इसके बाद है वो बहुपति विवाही परिवार हैं। बहुपति विवाही के अंदर क्या है कि जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो उसको उसके आधार पर जिस परिवार का निर्माण किया जाता है तो वो बहुपति विवाही परिवार है। महाभारत काल में जो द्रौपदी का जो परिवार है वो इसी परिवार की श्रेणी में रखते हैं। इसके भी यदि हम आगे दो भाग की बात करें तो इसमें भी जो है वो दो भाग इसके जैसे हैं वो होते हैं। तो एक इसमें जो होता है वो होता है भ्रातक बहुपति विवाह और दूसरा जो होता है वो अभ्रातक बहुपति विवाह होता है। तो भ्रातक की यदि हम बात करें, भ्रातक का अर्थ भ्राता है, संस्कृत का शब्द भ्राता अर्थात भाई। जब एक स्त्री से विवाह करने वाले जो सभी पुरुष हैं वो आप भाई होते हैं तो वो भ्रातक बहुपति विवाह कहलाता है। जैसे द्रौपदी का 500 पांडवों से विवाह भ्रातक बहुपति विवाह का उदाहरण था। अभ्रातक की बात करते हैं कि इसमें आवश्यक नहीं है कि एक स्त्री से विवाह करने वाले जो लोग हैं वो आपस में भाई हों, वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो भ्रातक बहुपति विवाह इस तरह के जो एक स्त्री के अधिक पुरुषों से विवाह करने के द्वारा स्थापित जो परिवार है उनको हम बहुपति विवाही परिवार है वो कहते हैं। यदि हम समूह विवाही परिवार की बात करें तो समूह विवाही परिवार के अंदर क्या है कि जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर के ये अर्थात एक पुरुषों का समूह मिलकर के स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो सब पुरुष स्त्रियों के समान रूप से पति होते हैं और उस समूह की समस्त स्त्रियां जो है वो उन पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होती है। इस प्रकार के विवाह को हम जो है वो समूह विवाही परिवार है वो कहते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ जो मैंने थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा व्याख्यान में बताया है तो ये विवाह के प्रकार भी आ जाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये परिवार के प्रकार में भी है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करते हैं तो वो है कि आकार एवं संगठन या सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। आकार एवं संगठन या सदस्यों की संख्या, ये जो है ये काफ़ी प्रचलित रूप है परिवार का। सदस्यों की संख्या के आधार पर, इसके बारे में आपने सुना होगा। आधार पर परिवार, तो इसमें जो है वो आपका केंद्रीय या मूल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है और एक विस्तृत परिवार होता है। तो यदि हम केंद्रीय परिवार की बात करते हैं, इसको नाभिकीय परिवार भी कह देते हैं, केंद्रीय परिवार या मूल परिवार। दूसरा जो है वो संयुक्त परिवार है और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली है, फिर जॉइंट फैमिली है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली है। ये आकार के आधार पर इनके जो प्रकार हैं, केंद्रीय परिवार को हम प्राथमिक परिवार भी कह सकते हैं, मूल परिवार भी कह सकते हैं, नाभिकीय परिवार भी कह सकते हैं। ये परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत स्वरूप है। इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बहुत कम होती है। आमतौर पे इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। इस तरह के परिवार जो है वो प्राय शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी एकल परिवारों का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार की यदि हम बात करें तो संयुक्त परिवार के अंदर 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही साथ रहते हैं। उनकी एक साझी छत होती है, अर्थात वो साझे घर में निवास करते हैं। एक ही साझे चूल्हे पे उनका भोजन है वो पकता है, यानी भोजनालय जो है वो उनका एक ही होता है। और पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और बच्चों की पत्नियां, बेटियां इत्यादि एक साथ मिलकर के रहते हैं। अर्थात जब 2-3 पीढ़ियों के लोग जो है वो एक ही छत के नीचे एक ही साथ निवास करते हैं, उनकी संपत्ति जो है वो साझी होती है, एक ही जगह वो भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं और सामूहिक धार्मिक कार्यों का जो है वो निर्वहन करते हैं। परस्पर वो लोग किसी न किसी नातेदारी से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम संयुक्त परिवार व्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था आमतौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक पाई जाती है।
और आज भी भारत के गांव में प्रत्येक गांव में बहुत से संयुक्त परिवार है वो देखे जाते हैं। विस्तृत परिवार की यदि मैं बात करूं तो जब संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तब वो विस्तृत परिवार का रूप ले लेता है। इस तरह से संयुक्त परिवार जब बहुत फैल जाता है तो उसे विस्तृत परिवार माना जाता है। तो जैसे बहुधा कुटुंब शब्द का प्रयोग जो है वो इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो उसका एक उदाहरण जो है वो तारावाड़ है। तो तारावाड़ जो है वो एक प्रकार का विस्तृत परिवार है। तो तारावाड़ की यदि हम बात करते हैं तो तारावाड़ क्या है, कई बार प्रश्न आ जाता है। एन एक्सटेंडेड फैमिली एक विस्तृत परिवार है। और संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार के अंदर क्या है कि जब तीन पीढ़ियों के लोग में कौन हो सकते हैं? माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, साथ में चाचा और चाची जो है वो हो सकते हैं, और इनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये तीन पीढ़ी के जो लोग हैं वो एक साथ जब रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार होता है। और केंद्रीय परिवार में जो कौन होते हैं कि केंद्रीय परिवार में जो होते हैं वो होते हैं पति पत्नी और बच्चे, उनके बच्चे अपने, बस इतने। तो ये जो है वो परिवार के अलग अलग प्रकार हमने चर्चा की है। आप इन अलग अलग परिवारों के ऊपर एक चार्ट या कोलाज बना सकते हैं, एक कार्य योजना आप इस पे बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा क्योंकि इतने जो कुल मिला करके जो है वो 15 या 16 सभी आधारों को मिला करके यदि हम बात करें परिवार के प्रकारों की तो 15 या 16 प्रकार के परिवार जो है उस पे हमने चर्चा आज की है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह चर्चा समझ आई होगी। परिवार का जो मुख्य अवधारणा है उसका अर्थ, परिभाषाएं, परिवार के विभिन्न प्रकारों के बारे में आपके विचारों में और अधिक स्पष्टता आएगी। इनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आप व्याख्या कर पाएंगे और आपको परीक्षा की दृष्टि से भी लाभ होगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि में भी परिवार से संबंधित प्रश्न जो है वो आते रहते हैं। परिवार के उद्गम की बात हो, परिवार का अर्थ पूछ लिया, कई बार परिवार की एक या दो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को पूछ लिया, या अलग अलग आधारों पे परिवार के प्रकार की बात है वो परीक्षा की दृष्टि में भी यदि आप इस पे अच्छे से इसको ध्यान से तैयार करते हैं तो परीक्षा में भी आपको लाभ होना निश्चित है। धन्यवाद।